हेलो माय फ्रेंड्स, मैं हूँ सूर्य प्रसाद। तो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो आज मैं मेरा खुद का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके आपको बताऊंगा। तो आईटीआर फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको जाना है इनकम टैक्स की वेबसाइट पर। यहाँ पे आपको लॉगिन पेज का लिंक मिल जाएगा। लॉगिन पेज पे आके आपको राइट कॉर्नर में ये लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा होगा और उसके बाजू में रजिस्टर का ऑप्शन। अगर आप एग्जिस्टिंग यूज़र हो और आपके पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड है तो डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हो, लेकिन अगर आप न्यू यूज़र हो तो आपको रजिस्टर करके सब डिटेल्स फिल करना पड़ेगा और न्यू लॉगिन क्रेडेंशियल्स आपको लेना पड़ेगा। क्योंकि मैं एक एग्जिस्टिंग यूज़र हूँ तो मैं लॉगिन करके आगे बढ़ता हूँ। लॉगिन के पेज पे आपको इनपुट करना है आपका पैन नंबर, जो कि आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड। पासवर्ड के ऊपर एक ऑप्शन आता है जो कि प्लीज़ कंफर्म योर सिक्योर्ड एक्सेस मैसेज, जो कि एक सिक्योर्ड मैसेज है। जब आपने फर्स्ट टाइम लॉगिन किया होगा तब ये मैसेज इनपुट किया होगा। ये आपको मैंडेटरीली टिक करना है, उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। लॉगिन करने के बाद एक डैशबोर्ड आपको दिखेगा। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है असेसमेंट ईयर 26-27, जो कि फाइनेंशियल ईयर 25-26, और यहाँ पे सिलेक्ट करना है ऑनलाइन मोड। लेकिन आईटीआर फिल करने से पहले आप अपना एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी कि एआईएस ज़रूर डाउनलोड करके आप उसकी डिटेल्स वेरीफाई कर लीजिए, क्योंकि एआईएस से जो डिटेल्स आप देख रहे होंगे वही डिटेल्स आपको इनकम टैक्स रिटर्न में आगे प्रीफिल करके आएंगे। तो एआईएस एक स्टेटमेंट है जिसमें पूरे साल में जितने भी आपकी इनकम होगी और उस पर जितना भी टीडीएस कटा होगा वो डिटेल्स एआईएस में दिख जाएगी। जैसे कि सैलरी इनकम है जो आपके कंपनी ने रिपोर्ट किया होगा और उस पर जो टीडीएस कटा होगा वो इन्फॉर्मेशन आपको एआईएस में दिख जाएगी। तो जब भी आप आईटीआर फाइल कर रहे हो उसके जस्ट पहले आप पहले अपना एआईएस ज़रूर डाउनलोड करके चेक करना चाहिए। तो जैसे ही आप एआईएस पे क्लिक करोगे आप एक नए पोर्टल पे चले जाओगे, जो कि अपना कंप्लायंस पोर्टल इनकम टैक्स का। तो जैसे कि आप देख सकते हो कंप्लायंस पोर्टल में आके आप अपना एआईएस डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा पीडीएफ वर्जन डाउनलोड करने का। इसको डाउनलोड करके जो फाइल होगा वो एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल होता है, जिसमें आपको पासवर्ड डाल के वो फाइल ओपन करना पड़ेगा। वो पासवर्ड रहेगा आपका पैन नंबर लोअर केस में और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ DDMMYY फॉर्मेट। यहाँ पे आप देख सकते हो पासवर्ड का फॉर्मेट यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो डाउनलोड करके आप अपना एआईएस देख सकते हो। मैंने पहले अपना एआईएस डाउनलोड कर लिया है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेंशन की गई है। यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स देख सकते हो, पैन नंबर, आधार, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल, ईमेल एड्रेस। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बोला था आपकी सैलरी इनकम और उस पर जो टीडीएस कटा है वो डिटेल्स यहाँ पे दिख जाएगा। अगर आपने कोई डिपॉजिट किया होगा, फिक्स डिपॉजिट या आपका सेविंग डिपॉजिट होगा, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आपको मिला होगा और उसके ऊपर जो टीडीएस कटा है वो डिटेल्स भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये ट्रांजैक्शंस इनकम टैक्स में डिफाइन है। अगर वो ट्रांजैक्शन आपने किए होंगे तो यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो ये चीज़ भी हम समझ लेते हैं कि स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन क्या है और वो कैसे रिपोर्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन मतलब ये 5 कैटेगरीज में जो ट्रांजैक्शंस है, अगर आपने किसी साल में वो ट्रांजैक्शन किए हैं तो वो और उससे रिलेटेड जो डिटेल्स है वो आपको आपके एआईएस में रिफ्लेक्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने पूरे साल में अगर कैश डिपॉजिट 10 लाख है उससे ज़्यादा किया है, सेविंग अकाउंट में या फिर करंट अकाउंट में 50 लाख है उससे ज़्यादा किया है, तो आपकी जो बैंक है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बता देगी कि ये अकाउंट से ये ट्रांजैक्शन किया गया था ड्यूरिंग द ईयर, और वही ट्रांजैक्शन आपकी एआईएस में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर आपने करंट अकाउंट से कैश विड्रॉ किया है 50 लाख है उससे ज़्यादा, अगर आपने क्रेडिट कार्ड पेमेंट किया है 1 लाख है उससे ज़्यादा, या कैश में, या फिर 10 लाख है उससे ज़्यादा नॉन कैश में, अगर आपने कोई आरबीआई प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट यानी कि पेटीएम या फिर फ़ोन पे वॉलेट
उसमें अगर आपने 10 लाख या उससे ज़्यादा डिपॉजिट किया है तो वो ट्रांजैक्शन आपका एसएफटी में कवर हो जाएगा। अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं या डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया है या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है और उसकी वैल्यू का 10 लाख है उससे ज़्यादा है, या फिर किसी कंपनी के शेयर्स में आपने इन्वेस्ट किया था और वो शेयर्स उस कंपनी ने बायबैक कर लिए और उसका वैल्यू अगर 10 लाख है उससे ज़्यादा है, तो वो भी एसएफटी में कवर हो जाएगा। अगर आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि लैंड और बिल्डिंग खरीदा या बेचा है और उसकी वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 30 लाख है उससे ज़्यादा है, तो वो भी एसएफटी ट्रांजैक्शन में रिपोर्ट हो जाएगा। अगर आपने कोई कैश परचेस किया है ड्यूरिंग द ईयर और उसका पेमेंट आपने कैश में किया है और उसका वैल्यू 2 लाख है उससे ज़्यादा है, वो भी आपका एसएफटी में कवर हो जाएगा। लास्ट, अगर आपने कोई फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन यानी कि फॉरेन करेंसी बाय या सेल किया है या फिर कोई फॉरेन करेंसी कार्ड में 10 लाख या उससे ज़्यादा लोड किए हैं या फिर आपने किसी कार्ड से फॉरेन करेंसी में एक्सपेंस किया है यानी कि खर्चा किया है और उसका वैल्यू 10 लाख या उससे ज़्यादा है, तो वो ट्रांजैक्शन भी एसएफटी में कवर हो जाए। तो ये सब ट्रांजैक्शन आपके एआईएस में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आता है पार्ट B7 जो कि है एनी अदर इंफॉर्मेशन। इसमें एसएफटी के अलावा जो ट्रांजैक्शन है और जो ट्रांजैक्शन पे आपने अपनी पैन डिटेल सबमिट किया है वो ट्रांजैक्शन यहाँ पे दिख जाएंगे। जैसे कि जीएसटी आप रिटर्न फाइल करते हो तो वो जीएसटी रिटर्न से डिटेल्स कैप्चर होकर यहाँ पे आ जाती है, या फिर आपके एम्प्लॉयर ने कोई सैलरी आपको दी होगी तो वो इनकम वो जो कंपनी है वो यहाँ पे रिपोर्ट कर देगी क्योंकि वो ट्रांजैक्शन आपके पैन से जुड़ा हुआ होगा। उसके बाद अगर आपने कोई टैक्सेस पे किया हो, फॉर एग्जांपल एडवांस टैक्स या फिर सेल्फ असेसमेंट टैक्स, तो वो डिटेल्स भी यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद लास्ट में आता है रिफंड। अगर आपने पिछले साल जो आपका रिफंड क्लेम होगा अगर वो आपको ड्यूरिंग मिला होगा तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे दी जाएगी। तो ये है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। तो आईटीआर फाइल करने से पहले ये डाउनलोड करके आप उसकी डिटेल्स चेक ज़रूर कर लीजिए क्योंकि यही डिटेल्स आपको आगे प्रीफिल करके आएगी। वापस चलते हैं अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है असेसमेंट ईयर और ऑनलाइन मोड, यहाँ पे कंटिन्यू करना है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक ड्राफ्ट सेव करके भी आया जबकि मैंने पहले ही उसका प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, लेकिन हम फिर से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा इंडिविजुअल एचयूएफ अदर्स, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है इंडिविजुअल। फिर यहाँ पे आएगा आपको आईटीआर फॉर्म सिलेक्ट करने का ऑप्शन। अब यहाँ पे 4 आईटीआर आपको दिख रहे होंगे। अब हर एक आईटीआर अलग अलग इंडिविजुअल के कैटेगरी बिलोंग करता है। जो इंडिविजुअल जिनकी सैलरीड इनकम है उनके लिए है आईटीआर 1 एंड आईटीआर 2। आईटीआर 3 एंड आईटीआर 4 उन लोगों के लिए जिनका है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। जबकि मेरी इनकम सैलरी इनकम से तो मेरे लिए आईटीआर 1 और आईटीआर 2 है। अब आईटीआर 1 उन लोगों के लिए जिनकी इनकम 50 लाख है उससे कम है और उसके अलावा कोई अदर कंडीशन है जैसे कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ओनली 1 हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आपको कैपिटल गेन है वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए और वो भी विद इन एग्जेम्पशन लिमिट यानी कि 1,25,000। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो मैं आईटीआर 1 फाइल कर सकता हूँ। अगर नहीं हो रही है तो मुझे आईटीआर 2 सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो समझते हैं कि अलग अलग आईटीआर फॉर्म्स क्या होते हैं और उनकी कैटेगरी कैसे डिफाइन की गई है। आईटीआर 1, 2, 3, 4 ये जो है वो इंडिविजुअल के लिए, आईटीआर 5 एंड 6 एलएलपी या पार्टनरशिप फॉर्म या फिर कंपनी के लिए। तो आईटीआर 1 उन लोगों के लिए जिनकी इनकम 50 लाख है उससे कम है, जिनकी अगर कोई एग्री इनकम है वो अप टू 5,000 है। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो अंडर सेक्शन 112A यानी कि बिलो एग्जेम्पशन लिमिट है 1,20,000। अगर कोई इंडिविजुअल आईटीआर 1 में फॉल नहीं हो रहा है तो वो आईटीआर 2 फाइल कर सकता है। आईटीआर 3 उन लोगों के लिए जिनकी बिजनेस इनकम है, प्रोफेशनल इनकम है। आईटीआर 4 भी उन लोगों के लिए जिनकी इनकम बिजनेस और प्रोफेशन से आती है, लेकिन अगर वो प्रेजेंटिव इनकम टैक्स ऑप्ट करते हैं तो वो आईटीआर 4 फाइल कर सकते हैं।
तो ये होते हैं ITR के फॉर्म्स। क्योंकि मैं ITR 1 के लिए एलिजिबल हूँ तो मैं ITR 1 सिलेक्ट करके प्रोसीड करता हूँ। अब यहाँ पे एक पॉपअप आएगा कि न्यू टैक्स रिकाइम जो है वो एक डिफ़ॉल्ट रिकाइम है, यानी कि पहले से ही सिलेक्टेड है। अगर आपको ओल्ड टैक्स रिकाइम में जाना है तो आपको ऑप्शन दिया गया है कि आप इस न्यू टैक्स रिकाइम से ऑप्ट आउट कर सकते हो और ओल्ड टैक्स रिकाइम के हिसाब से आप इनकम टैक्स फाइल कर सकते हो। यहाँ पे आपको करना है स्टार्टेड। अब यहाँ पे आएगा कि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल क्यों कर रहे हो, उसका रीज़न। यहाँ पे एक रीज़न है, अगर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के ऊपर आपका इनकम है तो ऑब्वियसली आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ही है। लेकिन अगर आपका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से इनकम कम है और आप इन चारों में से कोई भी कंडीशन में फॉल करते हो तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि फर्स्ट ऑप्शन है कि अगर आपने 1 करोड़ या उससे ज़्यादा का अमाउंट किसी करंट अकाउंट में, आपके करंट अकाउंट में डिपॉजिट किया है, तो अगर आपने 2 लाख या उससे ज़्यादा फॉरेन कंट्री में ट्रैवल करने के लिए एक्सपेंस किया है तो आपको ITR फाइल करना ज़रूरी है। अगर आपने किसी साल में 1 लाख या उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया है तो आपको फाइल करना है। या फिर आप कोई कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो जो कि फॉल करती है अंडर 7th प्रोविजो ऑफ 139, वहाँ पे अलग कंडीशन दिया गया। अगर वो कंडीशन आप सेटिस्फाई करते हो तो भले ही आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन से कम है तो आपको ITR फाइल करना ज़रूरी है। क्योंकि मेरी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन के ऊपर है और इसीलिए मैं ITR फाइल कर रहा हूँ, तो मैं फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पॉपअप आ रहा है कि बता रहे कि इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो प्रीफिल बेस इनकम टैक्स रिटर्न है और वो इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल है जैसे कि AIS हो गया या 26 AS हो गया, तो उसमें जो रिपोर्ट किया गया है इनकम है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैप्चर्ड हो जाएगा। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि आपको पहले ही डिटेल्स चेक करके वेरीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंट टैब्स है, जैसे कि आप देख सकते हो आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको चेक करना है और वेरीफाई करना है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको एडिट में जाके अपना एड्रेस चेक करना है और यहाँ पे सेकेंडरी एड्रेस जो है यहाँ पे आपको या तो फिल करना पड़ेगा या फिर यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप येस करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका प्राइमरी एड्रेस कैप्चर्ड हो जाएगा। यहाँ पे आके आपको सेव करना है। उसके बाद आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सिलेक्ट करना है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, PSU में अगर आप काम करते हो तो यहाँ पे ऑप्शन अकॉर्डिंगली आपको सिलेक्ट करना है। जो कि मैं एक प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय हूँ तो यहाँ पे मैं अदर्स में जाके सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आता है फाइलिंग सेक्शन। अगर आप ड्यू डेट के पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो तो वो आता है 139(1) में। उसके अलावा अदर सेक्शंस हैं जो कि बिलेटेड रिटर्न्स या फिर रिवाइज रिटर्न्स। हम नॉर्मल रिटर्न फाइल करें तो ये फर्स्ट ऑप्शन ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बोला था यहाँ पे ऑप्शन है, आप ओल्ड रिकाइम में जाके वो ITR फाइल कर सकते हो। क्योंकि मेरे लिए न्यू टैक्स रिकाइम बेनिफिशियल है तो मैं इसी रिकाइम में कंटिन्यू कर रहा हूँ। उसके बाद ये आता है कि वेदर दिस रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव, तो यहाँ पे ऑप्शन आई करना क्योंकि मैं खुद फाइल कर रहा हूँ। बैंक डिटेल्स आपको आप अगर डिक्लेयर करना तो आप कर सकते हो। क्योंकि मेरा बैंक डिटेल्स ऑलरेडी प्रीफिल्ड है, तो सिस्टम में सेव्ड है, मुझे अलग से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा पहले से ही बैंक अकाउंट डिटेल्स फील्ड है और वेरीफाइड है, तो मुझे एडिशनल डिटेल्स फिल करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं डायरेक्टली कंफर्म करके आगे बढ़ सकता हूँ। अब आता है ग्रॉस टोटल इनकम। तो यहाँ पे डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम का टैब आपको दिख जाएगा। जबकि हमने ITR 1 सिलेक्ट किया है इसीलिए हमको जो एप्लीकेबल है उतने ही हेड्स ऑफ इनकम यहाँ पे दिख जाएंगे।
यहाँ पे आपको बिजनेस इनकम नहीं दिखेगा और कैपिटल गेन डिटेल्स भी नहीं दिखेगा। अब यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी, तो जो आपकी सैलरी एक्चुअली है वो आपको वेरीफाई कर लेनी है डिटेल्स। तो नॉर्मली ये डिटेल्स एआई से मैच हो जाते हैं। अगर मैच नहीं हो रहे तो आपको अपनी जो एम्प्लॉयर है उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि ये डिटेल्स मैच नहीं हो रहे, और जितना डिटेल्स आपका कटा है उतना अगर वो उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया है या फाइल उनके रिटर्न्स में फाइल नहीं किया है तो आपको वो आप उनको इन्फॉर्म करके बताना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो मिसमैच होता है और आप यहाँ पे डिटेल्स अपडेट करते हो तो जब आपका आईटीआर प्रोसेस होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में तो वहाँ पे डिफरेंस वो वहाँ पे शो करेगा और उसके वजह से आपको इनकम टैक्स की नोटिस भी आ सकती है और वो आपसे एक्सप्लेनेशन मांग सकती है व्हाई देयर इज अ डिफरेंस इन द रिपोर्टेड इनकम एंड इनकम फाइल इन द इनकम टैक्स रिटर्न। तो इसीलिए ये हमेशा आप चेक कर लीजिए और अगर कोई डिफरेंस है तो आप उसको करेक्ट करवा लीजिए। तो ये अलग अलग हेड्स ऑफ इनकम है, आपको इनकम आपको चेक कर लेनी है और चेक करके आपको करना है कन्फर्म। उसके बाद आता है डिडक्शंस। क्योंकि मैंने न्यू टैक्स रिगार्डिंग सिलेक्ट किया है तो मुझे कोई भी डिडक्शंस नहीं मिलेगा एक्सेप्ट फॉर दिस टू जो कि इनकम टैक्स अलाउ करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो एनी अदर डिडक्शन में मुझे ऑप्शन ही नहीं है एडिट करने का। तो कोई डिडक्शन नहीं है मुझे इस साल में। यहाँ पे आता है टैक्स पेड, जो आपका डिटेल्स डिडक्ट हुआ है, इनकम डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी, डिटेल्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी, डिटेल्स डिडक्टेड फ्रॉम अदर सोर्सेस यानी कि इंटरेस्ट इनकम जो बैंक में मिला डिटेल्स डिडक्ट किया है। उसके अलावा अगर कोई अदर टीडीएस या टीसीएस अगर कोई किसी ने आपसे कलेक्ट किया है तो वो, अगर आपने कोई एडवांस टैक्स सेल प्रोसेसिंग टैक्स पे किया उसकी डिटेल्स यहाँ पे आपको चेक करके कन्फर्म करना है। उसके बाद लास्ट आएगा आपका टैक्स लायबिलिटी। तो यहाँ पे आपका टैक्स कंप्यूट हो जाएगा, वो जो भी आपको लायबिलिटी होगा पे करने का यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इंटरेस्ट मुझे लगा है जो कि है बिकॉज जो मेरा इंटरेस्ट इनकम है उस पर जो टीडीएस कटा है वो 10% ही कटा है और मुझे स्लैब रेट से पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट। तो जो डिफरेंस आएगा टाइमिंग डिफरेंस उसके वजह से जो भी बैलेंस पेबल है उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट लगा है। तो ये कंफर्म मैं करता हूँ और प्रोसीड करता हूँ। उसके बाद सब वेरीफाई और कंफर्म करने के बाद आपको करना है प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। यहाँ पे आपको समरी दिख जाएगा। तो यहाँ पे मुझे पेमेंट का टैक्स पेबल आ रहा है। यहाँ पे आपको लायबिलिटी जितना भी आपको अमाउंट पेबल में दिख जाएगा। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ पे नाउ। यहाँ पे पे नाउ करने के बाद आप ई पे टैक्स सर्विस पे डायरेक्ट हो जाओगे। तो जो पेमेंट आप करोगे वो होगा सेल्फ असेसमेंट टैक्स। क्योंकि अगर किसी साल में अगर उस असेसमेंट ईयर में आप कोई टैक्स पे करते हो तो उसको आप एडवांस टैक्स देते हैं, और जब आप आईटीआर फाइल करते हो अगर उस टाइम कोई आप टैक्स पे कर रहे हो तो उसको सेल्फ असेसमेंट टैक्स कहते हैं। तो मैंने सिलेक्ट किया यूपीआई का ऑप्शन टैक्स पे करने के लिए।
यहाँ पे आपको यूपीआई ऑप्शन मिल जाएगा, आपका कार्ड्स का भी ऑप्शन मिल जाएगा पेमेंट करने के लिए। यहाँ पे क्यूआर जनरेट हो गया और क्यूआर के थ्रू मैं पेमेंट कर सकता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो पेमेंट हो गया है और वो प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ पे पेमेंट होने के बाद आपको चलन डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। जो आपने पेमेंट किया उसकी डिटेल्स आपको चलन में दिख जाएगी। तो ये पेमेंट पेज है, आपको अभी तक वो आईटीआर फाइल हुआ नहीं है। जैसे आप बैक करोगे तो टैक्स पे करने के बाद आपको बैक करके ये पेज पे आना है, रिटर्न समरी पे। तो टैक्सेस पेड में जाके यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो आपने पे किया है उसको सिलेक्ट करना है और करना है कंप्लीट। यहाँ पे हो गया आपका रिटर्न वैलिडेट। उसके बाद आपको प्रीव्यू करना है। आप एक प्रीव्यू डाउनलोड करके रख दीजिए ताकि आपके पास एक सपोर्टिंग सेव रहेगा। उसके बाद आप चेक कर सकते हो आपका ग्रॉस इनकम जो आपने फिल किया है उसकी डिटेल्स, कोई डिडक्शन अगर आपने लिया है उसकी डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स। उसके बाद आपको करना है प्रोसीड टू वैलिडेशन। उसके बाद आएगा आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन के बाद आपके पास ऑप्शन मिलेगा इसको वेरीफाई करने का। तो आधार ओटीपी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेगा, तो सिलेक्ट करके कंटिन्यू करना है। और यहाँ पे ई वेरीफाई करने का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आधार ओटीपी यहाँ पे सिलेक्ट करके कंटिन्यू करना है। यहाँ पे करना है एग्री, फिर करना है जनरेट ओटीपी। ओटीपी डाल के आपको करना है वैलिड होने के बाद ये आपसे पूछेगा सबमिट करना है कि नहीं, तो आपको करना है सबमिट। एक्नॉलेजमेंट आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो। आईटीआर फाइल करने के बाद आपको मेल आ जाएगा। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मुझे मेल आ गया कंफर्मेशन कि मेरा इनकम टैक्स रिटर्न वेरीफाई हो चुका है। तो यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट भी आप डाउनलोड करके देख सकते हो कि आईटीआर 1 का एक्नॉलेजमेंट मुझे आ चुका है। इस तरह से आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो। थैंक यू सो मच। होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए।